हम सब जानते हैं कि कुछ एक ऐसे ही राज्य हैं हमारे देश में जहां 2024 के इस बार के लोकसभा के चुनाव में सभी 7 चरण में मतदान होंगे और इनमें सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण या कांटे का मुकाबले वाला पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है साहब, और यह जंग चुनावी जंग नहीं है। इस चुनावी जंग में केंद्रीय जांच एजेंसियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिसके तहत जबरदस्त राजनीति हो रही है। यह तस्वीर अभी आपकी हम दिखा रहे हैं आज की, जब केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रमुख को बदलने के लेकर दिल्ली के चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं ने प्रदर्शन किया। यहां तक कि कई नेताओं को चोट भी आ गई। टीएमसी लगातार केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है और अब उनका कहना है कि वो तमाम जांच एजेंसियों के प्रमुखों को बदल देना चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहे पर टीएमसी के नेताओं और टीएमसी के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। चुनाव आयोग के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने वहां पर बहुत मुश्किल से टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यहां से हटाया। इसके साथ साथ एक दूसरी तस्वीर अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बंगाल के दुर्गापुर की है, जहां भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस को पहुंचकर मौके पर स्थिति को संभालना पड़ा। हम सब जानते हैं कि बंगाल की राजनीति रक्त रंजित राजनीति रही है। पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में हमेशा इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि उसके मुकाबले देश का कोई राज्य खड़ा नहीं हो सकता। यह बंगाल का चरित्र सा बनता चला जा रहा है, लेकिन बंगाल के चरित्र में यह कभी शामिल नहीं था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आरोप लगाया जाए, आक्षेप लगाया जाए और केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मारपीट की जाए या उनके खिलाफ एफआईआर राज्य सरकार दर्ज करा दे। यह ताजा मसला हम आपको बता रहे हैं पूर्व मिदनापुर का है, जहां भूपति नगर में एनआईए की टीम पर जबरदस्त हमला हुआ। एनआईए की टीम भूपति नगर में विस्फोट के सिलसिले में लोगों की गिरफ्तारी के लिए, जो संदिग्ध लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पहुंची थी। स्थानीय पुलिस के अनुसार लोगों ने एनआईए की टीम का पूरा जो काफिला था, जो गाड़ियों का जो पूरी श्रृंखला थी, उसे घेरा, उस पर जबरदस्त पथराव किया। एक एनआईए के अधिकारी के घायल होने की खबर भी सामने आई। इस पूरे मामले पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जबरदस्त तरीके से सामने है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआईए पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स, ये सभी महकमे जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो बीजेपी के हथियार है, बीजेपी के अस्त्र और शस्त्र के तौर पर काम कर रही हैं। एजेंसियां टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहती हैं कि या तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीएमसी के नेताओं को परेशान करने के लिए एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना राज्य सरकार को जानकारी दिए छापेमारी करते हैं, लोगों के घर में अंधेरे में घुस जाते हैं, लोग सो रहे होते हैं उस वक्त घुस जाते हैं। ऐसे में घरों में जो महिलाएं हैं वो क्या करें, वो असुरक्षित होंगी कि नहीं होंगी। देखिए अभी कितना जबरदस्त मर्म है। किसी के घर में अंधेरे में अगर कोई व्यक्ति घुसता है और वो जांच एजेंसी के नाम पर भी घुसता है और घर में महिलाएं हैं, तो ये मर्यादा और मान के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। और जब इस तरह के आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगा रही हैं, तो पूरे बंगाल में इसका मैसेजिंग क्या जाएगा, आप इसको जरा सोचिए और समझिए। ममता बनर्जी का आरोप है कि एनआईए जानबूझ कर ये सब कर रही है और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि तृणमूल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए। अब ममता बनर्जी तो लगातार प्रहार कर ही रही हैं भारतीय जनता पार्टी पर भी, उसके साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर आरोप लगा रही हैं। तो इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलपाईगुड़ी में अपने भाषण के दौरान दिया। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का पूरा जवाब दिया और कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते आए हैं कि विपक्ष के तमाम नेता एक खुला खेल फर्रुखाबादी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी जांच एजेंसी विपक्ष के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई ना करे ताकि भ्रष्टाचार का ये नंगा नाच, ये खेल होता रहे। और ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि वो नहीं होने देना चाहते। उन्होंने ये बात साफ तौर पर अपनी तमाम रैलियों में कही है कि 2024 में जनता के समर्थन से जब उनकी सरकार बनेगी तो उसके बाद अगले 100 दिन के भीतर ऐसे तमाम लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि भारत देखता रहेगा। अब जरा आप सोचिए कि क्या ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ये पहला मौका है जब जांच एजेंसियां, खास करके केंद्रीय जांच एजेंसियों पर इस तरह का आरोप लगा रही हैं, आक्षेप लगा रही हैं? बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी हो चुका है। संदेश खाली का वो पूरा वाक्य आपको याद है। हम उस घोटाले की बात नहीं कर रहे, लेकिन संदेश खाली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जब पहुंची थी तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर किस तरह का हमला किया था। अभी आपके सामने ये दोनों तस्वीरें स्पष्ट हैं। देखिए विरोध के स्वर और उसके साथ साथ जो ईडी के जो तमाम कर्मचारी वहां पहुंचे थे उनकी गाड़ियों पर, उनके काफिले पर क्या हमला हुआ था, वो तस्वीर भी अभी आपके सामने है। इसी साल की 5 जनवरी को नॉर्थ 24 परगना में संदेश खाली में ईडी की टीम पर जब निशाना बनाया गया तो उस वक्त ईडी की टीम तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा निलंबित नेता शेख शाहजहां को अरेस्ट करने जा रहे थे। उनके आवास पर छापेमारी और तलाशी के लिए यह टीम पहुंची थी और उनके ऊपर ईडी की टीम पर जबरदस्त हमला हुआ। और जिस व्यक्ति का जिक्र हम अभी आप कर रहे हैं, शेख शाहजहां, इसी व्यक्ति को अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने संदेश खाली के तमाम घोटालों और महिलाओं के शोषण के लिए गिरफ्तार किया है। समझिए इस बारीकी को कि जिस व्यक्ति के ऊपर जांच करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पहुंची, वहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, मारने की कोशिश की। उसी व्यक्ति को संदेश खाली के तमाम घोटाले, लोगों को झांसा देना, सरकारी पैसे का अपव्यय करना, महिलाओं के साथ शोषण करना, इन तमाम मुद्दों को लेकर शाहजहां को अब तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में ही गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी भी उससे बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। अब इसी के साथ साथ आप जो एनआईए की टीम पर जो भूपति नगर में हुआ है उस पर जो हमला है उसे जोड़कर देख लीजिए। यानी कि पश्चिम बंगाल में एक ये नीति बन गई है पश्चिम बंगाल सरकार की कि कोई भी व्यक्ति जो तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, अगर उसके खिलाफ जांच एजेंसियां कोई भी काम करेंगी तो उस काम को नहीं होने देंगे। यानी कि भ्रष्टाचार चलते रहना चाहिए, भ्रष्टाचार का काम चलते रहना चाहिए, महिलाओं का शोषण होना चाहिए, महिलाओं का शोषण होते रहने देना चाहिए, लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है तो होने दीजिए। लेकिन राज्य सरकार के ऊपर कान पर जू भी नहीं लगी। अब इस बात को आप इस संदर्भ में और समझिए कि ममता बनर्जी ने अभी कम से कम 3 चुनावी सभाओं में ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ है वो एक स्थानीय समस्या है, महिलाओं का कोई शोषण नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो बहुत छोटी बात है। यानी कि भ्रष्टाचार ममता बनर्जी के लिए कोई इशू है ही नहीं। शाहजहां को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे, यही वो व्यक्ति है जिसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए। इसके साथ 2 और टीएमसी के कार्यकर्ता थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। और यह तब जबकि पूरे देश में हाय तौबा मची और संदेश खाली की महिलाओं ने अपनी आवाज को प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर बुलंद किया। पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। अब एनआईए पर ठीक इसी तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। एनआईए पे ममता बनर्जी का कहना है कि जिस तरीके से वो ये आरोप लगाते हैं, जिस तरीके से वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये जानबूझकर किया जा रहा है। ये ठीक वही दोहराया जा रहा है जो जनवरी के महीने में ईडी के खिलाफ किया जा रहा था। देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा है। নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে? उन्होंने अपनी कथन, अपनी बातों को बांग्ला में रखा था, इसलिए हमने उसका ट्रांसलेशन आपके सामने रखा। ममता बनर्जी एनआईए पर हुए
तृणमूल कांग्रेस के हमले को भी जायज ठहराती हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हुए हमले को जायज जनवरी में ठहराया था। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जांच एजेंसियां क्या किसी पार्टी की व्यक्तिगत तौर पर होती हैं? क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के निर्देश पर ही चलती है? क्या वो उनकी व्यक्तिगत थाती है? क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत थाती है? क्या सीबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत थाती है? क्या राज्य में जो स्टेट सीआईडी और बाकी तमाम तंत्र हैं, खुफिया तंत्र हैं, वो ममता बनर्जी की व्यक्तिगत थाती हैं? नहीं है। ये तो प्रशासन का एक अभिन्न अंग है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या इसे सिर्फ राजनीतिक तौर पर देखकर बदले की कार्रवाई कहकर चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है? यह अपने आप में पहला मौका है जब केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहां केंद्रीय जांच एजेंसियों पर इतने जघन्य आरोप लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने सीबीआई को वो परमिशन भी रिवोक कर दिया है जिसके तहत पश्चिम बंगाल में सीबीआई जाकर अपनी जांच अंजाम दे सकती है। अब सीबीआई को पश्चिम बंगाल में पैर रखने से पहले ममता सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। यह कानूनन प्रावधान है, ममता बनर्जी ने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन मैं यह प्रश्न आपके सामने छोड़े जाता हूं, आज राजनीति की वेदी पर जब सुरक्षा एजेंसियों का आकलन व्यक्तिगत पार्टियों के थाती के तौर पर हो रहा है, उनके पॉकेट में रखने वाली बात हो रही है, तो क्या हमारे देश का ये ढांचा इसी तरीके से चलेगा? अगर चुनाव में ये सब होगा तो उसके बाद इन एजेंसियों का हम क्या करेंगे? आम नागरिक किस पर भरोसा करेगा? जांच एजेंसियों पर अगर हम भरोसा ना करें तो किस पर करें? हमारा भरोसा ही अगर तोड़ रहे हैं हमारे राजनेता, तो क्या हम अपने देश पर ही भरोसा करना बंद कर दें?